दोस्तों ये कहानी बहुत ही प्यारी है। प्लीज़ आप लोग इस कहानी को एक बार अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वृद्धा आश्रम में आरती को आए 2 साल हो गए थे और वो खुद को व्यस्त रखने के लिए वहाँ के पेड़ पौधों के साथ समय गुजारती है। कभी किसी को चारा पिरोना तो कभी पौधों में पानी देना, हर पौधों के साथ वो जुड़ी रहती है। एक पत्ता भी अगर मुरझाया तो आरती भी मुरझा जाती थी और अपनी कोशिशों से उसे फिर से खिलने को मजबूर कर देती थी। जबलपुर का ये वृद्धाश्रम शहर से कुछ दूरी पर था। शांत वातावरण में बना ये वृद्धाश्रम में कुल 200 इंसान थे, जिसमें कुछ ऐसे थे जिनके घर में ही उनके लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने कहाँ हस्ताक्षर किया और उनके ठिकाने ही बदल गए। कुछ सास की अपनी बहू से नहीं जमती तो बस यहाँ उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। किसी के बेटे बहू विलायत में जाकर बस गए तो उनका ठिकाना यहाँ हो गया। यहाँ रहने वाले हर इंसान की एक अलग कहानी बयां करती है ये वृद्धाश्रम। लेकिन आज वहाँ रहने वाले सब एक दूसरे के फ़िक्र में हंसते हुए रहना सीख रहे थे। कोई शायरी कर अपने और अपने साथ रहने वालों का समय पास करते, कोई रोज़मर्रा का अखबार पढ़ देश विदेश की बातें करते, तो कोई अपनी ताउम्र जमा पूंजी में बटोरे तजुर्बे को किस्तों में बयां करते, तो कोई रेडियो पर राजेश खन्ना या तो मोहम्मद रफ़ी के गानों को सुनकर अपना दिन गुजारा करते और महिलाएं खाली समय हाथों के हुनर को आजमाती। एक आरती थी जो चुपचाप बेजान पेड़ पौधों को जीवन देने में लगी रहती। आरती का एक ही बेटा था। अपने बेटे के ऊंचे सुंदर भविष्य के लिए आरती और उसके पति दिन रात एक कर रहे थे। अपने बेटे को विदेश भेजने का सपना हर माँ बाप का होता है। उसी तरह आरती ने भी अपने पति के साथ मिलकर ये सपना देखा था। सपना पूरा भी हुआ। बेटा विदेश भी चला गया, विदेशी मैम भी ढूंढ लिया उसने। इसी बीच आरती के पति चल बसे। बेटे के विदेश जाने के सपने को पूरा करते करते आरती ने अपना खुद का मकान कभी बना ही नहीं पाई। अपने पति के जाने के बाद उनके सरकारी क्वार्टर को उसे छोड़ना पड़ा। इतने सालों से सहेजा संसार उसके तिनके तिनके में बिखरने लगे। कुछ दिनों में छुट्टी में बेटा आया और अपनी माँ यानी आरती को इस वृद्धाश्रम में छोड़ आया। कुछ दिनों तक तो यहाँ के ऑफिस से आरती बेटे को फ़ोन कर लेती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को अब संभाल लिया और यहाँ सबके साथ अपने मन को एकाग्र कर बस यहीं रहने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके बेटे ने जो कहा था वो कभी पूरा नहीं करेगा। उसका ठिकाना अब यही है और अगर जल्दी ही अपने बेटे के मोह को त्याग ना सकी तो वृद्धाश्रम की ये 4 दीवारी उसे जीने नहीं देगी। रोज़ की तरह इस दिन भी आरती पेड़ पौधों को पानी देते हुए उनसे बातें कर रही थी। फूलों को खिलता और महकता देख आरती भी मुस्कुराते हुए पानी दे रही थी। वो अपने इसी काम में लगी हुई थी कि आरती शब्द सुन वो सहम गई, क्योंकि यहाँ के स्टाफ उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। फिर भी वो अपना भ्रम समझकर खुद पौधों को पानी देने लगी। तभी फिर उसके नाम से ही किसी ने पुकारा। पीछे मुड़कर देखा तो 62 साल का एक आदमी उसकी तरफ देख रहा था। वो उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। उसके सामने जाती है, तभी उस आदमी को पहचानते हुए आरती, प्रतीक तुम प्रतीक तो नहीं? प्रतीक एक ठहाके देते हुए, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मुझे इस उम्र में भी एक बार में ही पहचान लोगी। प्रतीक की बातें सुन आरती भी मुस्कुराने लगती है। फिर आरती थोड़ा मायूस होते हुए, तुम्हें भूली कब थी जो पहचान नहीं पाऊंगी। आरती की बातें सुन प्रतीक भी एक आँख भरी दृष्टि से आरती की तरफ देखते हैं। तुमसे मेरी मुलाकात कभी यहाँ होगी, कभी सोचा भी नहीं था आरती। यही तो प्रकृति का नियम है प्रतीक, जो सोचो कभी होता नहीं। खैर रहने दो, चलो उधर बैठते हैं। प्रतीक और आरती उसी बगीचे में एक जगह बैठते हुए, प्रतीक, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ के ऑफिस में 2 दिनों से आ रहा हूँ। तुम्हें यहाँ देख रहा था, लेकिन सोचा कि तुम यहाँ कैसे हो सकती हो। मुझे लगा तुम भी अपने बेटे के साथ विदेश में होगी। फिर मैंने स्टाफ से तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने भी तुम्हारा नाम आरती ही बताया। तो सोचा अपने दिल को कम से कम तसल्ली दे दूं कि तुम वो आरती तो नहीं हो जिसे मैं जानता था। आरती उसकी तरफ देखते हुए, तो क्या दिखा तुम्हें? प्रतीक,
जो दिखा अब सामने है हमारी। आरती, तुम्हें किसने बताया कि मेरा बेटा विदेश में रहता है? प्रतीक आरती की तरफ देखते हुए, चाहने वाले अपनी चाहतों का खबर हमेशा ही रखते हैं। आरती प्रतीक की बातों पर हंसते हुए, तुम कभी सुधर ही नहीं सकते, आज भी तुम्हारी आदत नहीं गई दिल लगी करने की। आरती को खुद के बारे में याद दिलाते हुए प्रतीक कुछ बोले उससे पहले ही आरती, और बोलो प्रतीक, तुम यहाँ इस जबलपुर में क्या कर रहे हो? तुम्हारी बीवी बच्चे कैसे हैं? प्रतीक एक ऊंची सांस लेते हुए, यार पत्नी तो 9 साल हो गए मुझे छोड़ ऊपर जा बसी। आरती आश्चर्य से, मतलब? प्रतीक, उसे गुजरे 9 साल हो गए, 2 बेटे हैं जो दूसरे दूसरे शहरों में अपनी गृहस्थी जमाए हुए हैं, और मैं 2 महीने बड़े बेटे के पास तो कभी 2 महीने छोटे बेटे के साथ उसके शहर उसके पास जाकर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आरती, ओह। प्रतीक, एक बात अच्छी है आरती कि मुझे पेंशन मिल जाती है अच्छी खासी, नहीं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर बेटों पर आश्रित होता तो क्या होता। आरती भी एक चैन की सांस लेते हुए, मेरा गुजारा भी इस पेंशन से ही चलता है। आरती, प्रतीक, याद है हम लोग बचपन में खिलौना खेलने कितना पसंद करते थे, लेकिन कभी हम खिलौना बन जाएंगे ज़िंदगी के हाथों कभी सोचा नहीं था। आरती और प्रतीक दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। आरती की आंखों में जहां इस जगह पर रहने की शर्म थी, और अचानक इस जगह पर प्रतीक का मिल जाना आरती के लिए कष्टदायक साबित हो रहा था। वहीं प्रतीक का भी यही हाल था। वो आरती जो कभी उसके दिल में रहा करती थी, दिल का एक कोना जहां अब भी आरती विराजमान थी, वहीं आरती उसे इस हालात में मिलेगी प्रतीक ने भी ये कहाँ सोचा था। फिर एक आँख भरते हुए आरती एक डर के साथ, प्रतीक तुम यहाँ? प्रतीक उसके डर को भांपते हुए, चिंता मत करो, मैं यहाँ रहने नहीं आ रहा हूँ। जिस दोस्त के साथ आया हूँ शायद वो यहाँ रहने का सोच रहा है। आरती, क्यों? प्रतीक, अब उसे भी लग रहा है उसका ठिकाना बदल लेना ही बेहतर है। किसी के फेंकने के पहले खुद निकल जाना ही उसे सही लग रहा है। दोनों के मन के भीतर एक युद्ध चल रहा था। दोनों ही अफसोस की आँख भरकर एक दूसरे को देखने लगे। आरती की नज़र जहाँ बार बार झुक रही थी, तो वहीं प्रतीक उससे गहराई भरी आँखों से निहार रहा था। दोनों घंटे एक दूसरे से बातें करते रहे, क्योंकि मिलना भी लंबे समय बाद हुआ था। बात क्या, कुछ वक्त तो शायद खामोशी में ही चले गए थे। इतने वर्षों बाद दोनों का मिलना हुआ था, लेकिन दोनों ही इसकी खुशी जाहिर ना कर पाए। तभी प्रतीक के साथ आए दोस्त मिस्टर कुलकर्णी जी ने प्रतीक को आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ सुन प्रतीक उठते हुए, आरती, मैं कल फिर आता हूँ और हम कल दोनों ही एक साथ बाहर जाएंगे। प्रतीक बार बार पीछे मुड़कर आरती को देख रहा था, इस आस में कि आरती उसे आवाज़ लगाए, जो वर्षों से वो यही तो चाहता आया है। लेकिन आरती ने कभी आवाज़ नहीं लगाई। पहले भी खामोश थी, आज भी खामोशी से उसे जाते हुए देखने लगी। दोनों की ही आज पहली मुलाकात थी। इतने अरसों बाद दोनों ही जीवन की इस मोड़ पर इस रूप में मिलेंगे, कभी सोचा नहीं था। बिखरे बालों वाला प्रतीक के छोटे छोटे बालों में पूरी सफ़ेदी आ गई थी। स्लिम बॉडी अब अदरक की तरह फैल चुकी थी। फिर खुद की तरफ नज़र घुमाते हुए आईने के पास जाकर थोड़ा मुस्कुराते हुए, आरती, मैं भी कितनी पागल हूँ, प्रतीक को अदरक कह रही हूँ। खुद पर तो कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरा शरीर तो खुद बेढंगी हो चुका है। बालों में सफ़ेदी तो मेरी भी आ गई। चेहरा, इस चेहरे पर कितनी रेखाएं उभर आई हैं, कभी इस ओर ध्यान ही नहीं गया मेरा। अपने चेहरे को आज आईने में देखते हुए आरती सोचने लगी, आज खुद को कुछ ज़्यादा ही बूढ़ी देख रही थी वो। दरअसल इतने सालों से ज़रूरत भी तो नहीं हुई कि आईने में खुद को देखे, लेकिन आज प्रतीक को देखने के बाद उसकी नज़र आईने की तरफ चली ही गई। सही भी है, उम्र बताती गई, जिम्मेदारी उठाते उठाते कभी चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया कि तजुर्बे की लकीर उसके चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ रही है। आज अचानक प्रतीक को देख उसकी सूरत देखने गई तो पता चला कि 15 उम्र पार कर चुकी आरती अब 50-55 की तो हुई ही गई है। प्रतीक मुझे देख क्या सोचता होगा, ये सब सोच के घेरे में आती खो गई।
जहाँ प्रतीक आरती से मिलकर खुश था तो वहीं आरती भी प्रतीक के बारे में ही सोच रही थी। प्रतीक को मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना बहुत पसंद था। उसके जैसे हेयर स्टाइल तो कभी उसके जैसी ही बातचीत कर प्रतीक आरती का मन बहलाता था। राजेश खन्ना का आंखों में आंखों से इशारे करने की दिल लगी प्रतीक भी बखूबी निभा लेता था। आंखों ही आंखों में शरारत भरी अंदाज छाई रहती थी उसमें। हर समय होठों पर मुस्कान और अपनी बातों से सबको अपनी तरफ आकर्षित करना बखूबी आता था प्रतीक को। आरती और प्रतीक का घर एक ही मोहल्ले में था। दोनों के प्यार की शुरुआत स्कूल कुछ दिनों से ही शुरू से हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी। प्रतीक जहाँ चंचल स्वभाव का था, वहीं दुबली पतली सी छुई मुई हमारी आरती शर्मीली स्वभाव की थी। प्रतीक जहाँ बेझिझक सब कह देता तो वहीं आरती मन की बात अपने तक ही रखती। प्रतीक कई बार अपनी बाइक से आरती के घर की चक्कर लगा देता। दरअसल प्रतीक की बहन शोभा आरती की सहेली थी। इस वजह से प्रतीक को कई बहाना मिल ही जाता था। सबसे बड़ी बात तो ये कि शोभा का गणित प्रतीक ही देखता था। बस आरती भी प्रतीक से हेल्प कई बार मांग चुकी थी। इसी दौरान प्यार का फूल फूट पड़ा। प्रतीक का राजेश खन्ना की स्टाइल में आंखों से इशारा करते देख आरती शर्माते हुए लाल हो जाती। उसे उसकी दीवानगी भाने लगी थी। स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र तो दोनों के लिए ही अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे घर में आरती के लिए रिश्ता आने लगा। प्रतीक नौकरी की तलाश कर रहा था। एक दिन आरती प्रतीक, घर में शादी की बात जोरों से चल रही है। इस साल लगता है कि ब्याह कर ही देंगे हमारा। प्रतीक, आरती, कोशिश तो कर रहा हूँ, कई जगह अप्लाई कर रहा हूँ। आरती, मैं कुछ नहीं जानती प्रतीक, मुझे तुमसे ब्याह करना है। सब तुम्हें ही करना है। मेरे घर में बात तुम्हें ही करनी होगी। प्रतीक, आरती, एक जॉब हाथ में रहती तो देर थोड़ी ना होता, मैं खुद जाता तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने। प्रतीक आरती की गले लग। प्रतीक, मुझे डर लग रहा है कहीं किसी और से मेरी शादी ना हो जाए। प्रतीक, ऐसा ना कहो आरती, मैं जी नहीं पाऊँगा, तुम सिर्फ मेरी हो। आरती, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी प्रतीक, मुझे अपने घर ले चलो। प्रतीक, आरती, कुछ जगह मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, कभी भी अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, बस कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन प्यार करने वाले जो चाहते हैं उनके नसीब में कहाँ होता है। प्रतीक कई बार उसे समझा चुका था कि घर में अपने प्यार के बारे में बता दे, लेकिन आरती इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि जॉब मिलने के बाद ही बताना, लेकिन किस्मत की सताए प्रतीक की जॉब लगी ही नहीं रही थी। एक दिन सरकारी नौकरी देख आरती का ब्याह तय हो गया। आरती का हाल जहाँ बुरा था, वहीं प्रतीक की हालत पागलों की तरह हो गई थी। कई बार मिलने की कोशिश करने लगा आरती से, लेकिन नाकामयाब हुआ। किस्मत ही कहिए इसे। जिस दिन आरती का ब्याह होने वाला था, उस दिन प्रतीक का अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथों में था। आरती की डोली उठने वाली थी। घर के द्वार पर बैंड बाजे के साथ बारात सज चुकी थी। हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। प्रतीक ने शोभा के हाथों एक चिट्ठी भिजवाया। तब कहाँ मोबाइल हुआ करता था। प्रेमियों के दिल के जज्बात तो खतों में बयां होते थे। आरती सज धज कर दुल्हन के लिबास में बैठी थी। तभी शोभा आकर अपने भैया की चिट्ठी देती हुई, शोभा, इसे पढ़ लो आरती, भैया ने भिजवाया है। आरती चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। आरती, क्या किस्मत है मेरी, तुम्हारी शादी के दिन मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया। अभी भी देर नहीं हुई है आरती, मैं पिछले दरवाजे के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आ जाओ आरती, हम भाग कर शादी कर लेते हैं। नहीं जी पाऊँगा मैं तुम्हारे बिना आरती। आज हिम्मत दिखाओ आरती, नहीं तो हम सदा के लिए बिछड़ जाएंगे तुम्हारे इंतज़ार में। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा प्रतीक। आरती रोने लगी ये पढ़कर। उसे रोते देख शोभा, आरती, क्या फैसला किया तुमने, भैया का साथ दोगी ना। आरती, बहुत देर हो गई आते आते, अब कुछ नहीं हो सकता। शोभा, पागल मत बनो आरती, अब भी सब कुछ हो सकता है। लौट आओ भैया के पास आरती, भैया बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तभी आरती की माँ कमरे में आकर, शोभा, आरती को ले आओ,
माला बदलने का समय हो गया है। ये कहकर उसकी माँ नीचे चली जाती हैं। आरती वो चिट्ठी को फाड़ कर खिड़की से बाहर फेंक देती हैं। शोभा, आरती ये क्या किया तुमने? आरती, शोभा मैं अभी ये नहीं कर सकती हूँ। शोभा आरती को नीचे लेकर चली गई। आरती ने वही किया जो उसे सही लगा, क्योंकि यहाँ उसके और प्रतीक के साथ साथ बहुत सारी ज़िंदगी भी जुड़ी थी। प्रतीक का साथ देने का अंजाम वो जानती थी, जिसमें सबकी भलाई है। आरती ने उसे ही स्वीकार किया और बंध गई पवित्र बंधन में। आरती को ना आती देख प्रतीक समझ नहीं पा रहा था कि इस कागज़ को देख और रोए कि हंसे। उसकी तो दुनिया उजड़ ही गई थी। वो तो वापस आने से रही। इधर शहनाई बज रही थी, उधर प्रतीक छटपटा रहा था। आज उसके सामने ही आरती उससे बहुत दूर जा रही थी। दिल उसका था जो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज उसके ब्याह में बजे शहनाई उसके कानों में चुभ रहे थे। वो दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करके रह गया। बार बार उस कागज़ को देखता जिसकी कुछ दिन पहले तक उसे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत थी। पद फेरे में आई आरती प्रतीक के अपॉइंटमेंट लेटर को देखकर बहुत रोई थी। प्यार की कस्में वादी सब इस कागज़ की मोहताज हो गई थी। आरती, प्रतीक तुमने जॉब ज्वाइन क्यों नहीं किया? प्रतीक, अब इसकी क्या ज़रूरत है? आरती, पागल मत बनो प्रतीक, तुम्हें इसकी कितनी ज़रूरत थी? प्रतीक, मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत थी आरती, और तुम्हें इसकी। आरती, लेकिन जो ना हो सका उस गम को भूल जाओ प्रतीक। अच्छा होगा एक नई शुरुआत करो, जैसे मैं कर रही हूँ। क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं रोता? आरती, मैंने दिल के सब दरवाजे बंद कर दिए हैं प्रतीक। जो है वो मेरा आज है और मेरा भविष्य। प्रतीक, कितनी निष्ठुर हो गई हो आरती तुम। कितनी आसानी से 2 दिन में मुझे भुला दिया। आरती उसकी आंखों में देख, अगर ऐसा नहीं कहती प्रतीक तो हमसे कोई खुश नहीं रहता। कम से कम इस वजह से कई लोग तो खुश हैं प्रदीप, लेकिन मैं तो हर लम्हा तड़प रहा हूँ, तुम्हें याद कर रहा हूँ। आरती, मुझे मत याद करो, मुझे आगे बढ़ के ज़िंदगी के साथ चलो। प्रतीक, सच बताओ आरती, तुम्हें दिल के एक कोने में अब भी हूँ ना मैं? आरती, कुछ दिनों के मेहमान हो प्रतीक। जिस दिन जिम्मेदारियों को निभाने चली गई उस दिन तुम भी दिल के उस कोने से निकल जाओगी, इसलिए मुझे भूल कर आगे बढ़ते रहो। फिर कुछ देर आगे बढ़ाती, जॉब ज्वाइन कर लो प्रतीक। तुम्हारी ज़िंदगी में शायद कोई मुझसे अच्छी लड़की आएगी जो सिर्फ तुमसे प्यार करेगी। ये कहकर आरती चली जाती है। कुछ समय बाद प्रतीक भी उस शहर से दूरी बना लेता है। ज़िंदगी के फासले निभाते निभाते दोनों आगे बढ़ते रहे। आरती पूरी निष्ठा से नई दुनिया में जीने लगी। दिल के द्वार से धीरे धीरे प्रतीक की मोहब्बत बाहर जाती रही। आरती के बिना प्रतीक अपने घर के कर्तव्यों को निभाता चला गया। घर की मर्जी से ब्याह भी हो गया। दोनों की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। आज प्रतीक और आरती दोनों ही पुराने अतीत में खोने लगे थे। रात को आरती प्रतीक के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी वहाँ के केयरटेकर आते हुए, अम्मा आपका फ़ोन आया है। किसका फ़ोन है? केयरटेकर, ये तो नहीं पूछ पाया। उसने कहा आपसे बात करना है। आरती, ठीक है देखती हूँ कहकर लैंडलाइन फ़ोन पर बात करने चली गई। फ़ोन उठाकर, हेलो। दूसरी तरफ प्रतीक, आरती, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ। आरती, हाँ प्रतीक बोलो, इतनी रात गए फ़ोन करने की वजह? प्रतीक, तुम। आरती, तो कल मिलने की बात थी ना हमारी? प्रतीक, आरती, जब से तुमसे मिलकर आया हूँ पुरानी बातों ने दस्तक देना शुरू कर दिया। आरती, मैं भी उन्हीं ख्यालों में खोई थी प्रतीक। लंबा अरसा बीत गया। प्रतीक, जी चाह रहा है कि बस तुमसे बात करता रहूं। आरती, प्रतीक, रात हो गई है, सो जाओ, कल मिलते हैं। प्रतीक, क्यों, रात भर बात नहीं कर सकते क्या? आरती, प्रतीक संभालो खुद को, 60 पार कर चुकी हूँ, ये शोभा नहीं देता हमें। प्रतीक, आरती, अब किसी बंधन में मत बंधो, खुलकर जियो आरती, खुलकर बात करो, क्या शोभा नहीं देता हमें? खुलकर बात करना इस उम्र में अपराध है क्या? आरती, मैंने ये तो नहीं कहा। प्रतीक, तो खुलकर बात क्यों नहीं करती आरती तुम? क्यों अब ये हमें शोभा नहीं देता बताओ? आरती,
प्रतीक कल मिलते हैं, तुम कौन सी बात लेकर बैठ गए? ये कहकर फ़ोन कट कर दिया आरती ने। ये देखकर प्रतीक, कब तक सिर्फ दूसरों के बारे में सोचोगी आरती? क्यों खुलकर जी नहीं पाती हो तुम आज भी? प्रतीक फ़ोन रख फिर से आरती के ध्यान में खोने लगा। शुरू से ही आरती अपने से ज़्यादा दूसरे की खुशी देखती थी। कोई आ रहा है, कोई देख लेगा, आहिस्ते बोलो कोई सुन लेगा, ये कामना थी आरती के लिए। यहाँ तक कि अपनी मनपसंद चीज़ों पर भी अपना हक नहीं दिखाती। छोटे भाई बहन को भी आरती ने बिगाड़ रखा था। खुद से ज़्यादा उसकी खुशी पर ध्यान देती थी। कभी कभी तो प्रतीक झल्ला कर कई बार कह चुका था, आरती मैं गलत इंसान को दिल दे बैठा। ये दिल गलती कर बैठा आरती। मुझे तो डर है कि तुम मेरे प्यार के रास्ते पर चल भी पाओगी कि नहीं। आरती की आंखों में आंसू आ जाते ये सुनकर। तब प्रतीक को ही मीठी मीठी बातें बोलकर आरती के आंसुओं को पोंछना पड़ता था। प्रतीक चाहता था किसी बात पर आरती तकरार करे, किसी बात पर अपना अधिकार जताए, लेकिन आरती को तो ये सब आता ही नहीं था। टकरार तो छोड़ो, अधिकार तक नहीं मांगती थी अपना। इस बात पर प्रतीक अपनी नाराज़गी जाहिर भी करता था आरती के सामने, तो बस उसका यही जवाब होता, तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। यही वाक्य सुन प्रतीक फिर से उस पर प्यार जता जाता था। साथ जीने मरने की कसम खाने वालों को इस जन्म के साथ मिलना तो नहीं हुआ। दोनों किस्मत के आगे बिछड़ कर रह गए। प्रतीक को उम्मीद थी कि कहीं आरती थोड़ा हौसला दिखाती तो उसका प्यार मुकम्मल हो जाता, लेकिन आरती ने परिवार के आगे अपनी सहमति जताई और अपने पिताजी के देखे रिश्ते को स्वीकार कर लिया। 7 जन्मों में बंधने का सपना देखते थे। इस जन्म ही उनका प्यार सार्थक नहीं हो पाया। आज भी फ़ोन पर आरती से बात करते हुए मन ही मन प्रतीक, तुम आज भी नहीं बदली आरती, तुम आज भी जी खोल कर जीने से डरती हो। प्रतीक और आरती दोनों ही अपने बीते लम्हों में खोई हुई थी। सुबह आज भी आरती अपने पेड़ पौधे पर पानी दे रही थी, लेकिन नज़र बाहर गेट की तरफ थी कि प्रतीक आ रहा है कि नहीं। कुछ देर में उसका इंतज़ार सार्थक हुआ। प्रतीक आ चुका था और उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। प्रतीक मुस्कुराते हुए आरती को देख रहा था और आरती देखते हुए छाँव की तरफ बैठने चली गई। प्रतीक बैठते हुए एक पेड़ के नीचे, तुम भी बैठो आरती, तुम बैठो प्रतीक, मैं पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर आरती भीतर जाकर एक पानी की बोतल लेकर आ गई और उसे देते हुए उसके पास बैठ गई। प्रतीक बोतल से पानी पी रहा था। आज धूप भी ज़्यादा थी, लेकिन इस छायादार पेड़ के नीचे बैठ प्रतीक और आरती दोनों को ही राहत मिल रही थी। प्रतीक चुप था, जिसे देखकर आरती, क्या हुआ चुप हो? प्रतीक, तुम्हें तो पसंद ही नहीं मेरी बातें। आरती, ऐसा नहीं है प्रतीक, कल के फ़ोन काटने से नाराज़ हो। प्रतीक चुप था और उसकी चुप्पी जाहिर कर रही थी कि उस बात को लेकर वो नाराज़ है। आरती, प्रतीक चुप बैठने के लिए आए हो यहाँ? प्रतीक, कल तुम्हें देखी पूछना तो भूल ही गया कि तुम कैसी हो। आरती की आंखें ये सुनकर नम हो गई। जिसे देख प्रतीक, क्या हुआ, आँख क्यों भर आई? आरती, प्रतीक, ये सवाल अब कोई नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ। आज तुम्हारे मुँह से सुन बस यूं ही आँख भर आई। प्रतीक, आरती, कभी सोचा नहीं था हम कभी इस हालत में मिलेंगे। अपनों के होते हुए भीड़ में ही तन्हा हो जाएंगे। प्रतीक फिर से, तुम यहाँ कैसे आरती? आरती, इसका क्या जवाब दूँ मैं प्रतीक? प्रतीक, तुम अपने घर क्यों नहीं गई? तुम्हारे भैया भाभी तो अब भी हैं वहीं। आरती, प्रतीक, औरतों का अपना घर नहीं होता। पहले मायके में बोझ रहती हैं, फिर ससुराल को अपनाती हैं, फिर संतानों के घर रहती हैं। अगर उन्हें वहाँ जगह नहीं मिली तो ये वृद्धाश्रम है हम लोगों के लिए। अब समझ गए होगे तुम। प्रतीक, फिर भी आरती, मायके चले जाना चाहिए। आरती, किस मायके की बात कर रहे हो प्रतीक? माँ बाप के गुजरे ज़माने हो गए हैं। अब खुद का बेटा मुझे संभाल नहीं सका तो दूसरों पर क्यों आश्रित रहूं? प्रतीक समझ रहा था आरती की बातों की गहराई। जो कहा वो बिल्कुल 100% सच था। आजकल बच्चे एक माँ बाप को पाल नहीं पा रहे हैं। फिर प्रतीक इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए देखने लगा। कितने ही वृद्ध और वृद्धा का ये आश्रम बसेरा बन चुका है।
अपनों के रहते सब बेगाने अपनों जैसे रह रहे हैं। प्रतीक को कहीं खोए देख आरती, प्रतीक तुम कैसे हो? यहाँ जबलपुर में क्या कर रहे हो? प्रतीक की तरफ देख आरती, प्रतीक तुम नहीं बताओगे अपने बारे में? प्रतीक क्या बताऊं? एक साधारण आदमी की तरह जी रहा हूँ। पूर्णिमा हर मोड़ पर मेरा साथ देती रही। आरती हाँ पूर्णिमा, शोभा ने बताया था मुझे कि तुम्हारी पत्नी का नाम पूर्णिमा है। प्रतीक बहुत अच्छी थी वो आरती, मेरा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। जो छवि मैंने कभी तुम्हारे लिए बनाई थी, पूर्णिमा ना जाने कब वहाँ जाकर अपना स्थान बना चुकी थी। आरती खुद खुद खुशकिस्मत हो प्रतीक तुम। प्रतीक पूर्णिमा को याद करते हुए, जानती हो आरती, तुम्हारी तरह उसकी भी गणित कमज़ोर थी, लेकिन पता नहीं घर के खर्चे बहुत अच्छी तरह संभाल लेती थी। आरती जिम्मेदारी पाई पाई का हिसाब सिखा देती है प्रतीक। हम औरतों को अपनी गृहस्थी में निपुण होने की कला बचपन से ही सिखाई जाती है। प्रतीक ठीक कहा तुमने, ये कला औरतों को ही आती है। प्रतीक पूर्णिमा बहुत ही अच्छी पत्नी और माँ साबित हुई है आरती, लेकिन बहुत जल्दी साथ छोड़ गई। शादीशुदा ज़िंदगी में जब तक वो थी किसी बात की टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब तो एक आह निकली प्रतीक की चलती सांसों के साथ। आरती प्रतीक लेकिन तुम अलग भागों में कैसे बट गए? प्रतीक जब तक पूर्णिमा जिंदा थी तब तक बच्चों का आना जाना लगा रहता था। कभी लगा ही नहीं कि यही बच्चे मेरे घर के टुकड़े करने वाले हैं। घर पोते पोतियों से भरा होता था। जानती हो आरती, पूर्णिमा बहुत खुले विचारों की थी, बहुत अच्छी थी वो। आरती आखिर में मुझे भुला ही दिया तुमने। प्रतीक तुमने प्यार करने का हक जो छीन लिया मुझसे। आरती अच्छा लगा प्रतीक ये जानकर कि तुम खुश थे। प्रतीक क्यों, तुम खुश नहीं थी? आरती मैंने ये तो नहीं कहा। प्रतीक तुम्हें थोड़ा और वेट करना था आरती, एक बार मुझ पर भरोसा करके देख सकती थी। आरती जो हो गया उसे याद करके क्या फ़ायदा प्रतीक। प्रतीक कितनी अजीब बात है ना, सरकारी नौकरी सिर्फ तुम्हें पाने के लिए खोजता रहा। नौकरी तो रह गई, लेकिन तुम पीछे रह गई। दोनों की एक ऊंची सांस लेते हुए अफसोस जाहिर करते हैं, जैसे उस समय को रोक पाते तो हालात आज कुछ और होती। रह रहकर कुछ देर बैठने के बाद प्रतीक अपने मोबाइल में समय देखने लगा। 12 बजने को थे। आरती कोई काम है क्या प्रतीक, बार बार समय देख रहे हो? प्रतीक चलता हूँ आरती, कल फिर आऊँगा। आरती इतनी जल्दी भी क्या है प्रतीक, थोड़ी देर और बैठ सकते हो? प्रतीक थोड़ा घबराते हुए, नहीं आरती मुझे जाना होगा, मैं अभी 2 महीने हूँ यहाँ, कल फिर आऊँगा तुमसे मिलने। ये कहकर प्रतीक चला गया। आरती को समझ नहीं आया कि कल भी प्रतीक इसी समय चले गए थे, आज भी इसी समय, लेकिन बार बार पूछना भी उसे सही नहीं लगा। प्रतीक घर पहुंचकर कॉलिंग बेल देने पर उसकी छोटी बहू ने दरवाज़ा खोला। उसे देख छोटी बहू सपना, अब यही काम रह गया है मेरा, आपका इंतज़ार करना। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में जाने लगी। सपना चिल्लाते हुए, खाना गर्म कर रखा लीजिए, मेरे सिर में दर्द है। प्रतीक की सुन अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गया। पूर्णिमा की तस्वीर को देख, पूर्णिमा तंग आ गया हूँ अकेले खाते खाते। लेकिन पूर्णिमा क्या जवाब देती? वो जिस जगह गई है वहाँ हालात उसके बस में कहाँ हैं। हाथ मुंह धोकर प्रतीक ने किचन में जाकर खाना गर्म किया। खाने में कल की बासी भोजन ही था, रोज की तरह। सपना का ये रोज का ही ड्रामा था, जब भी कुछ पूछो तो हर बात में तर्क के साथ प्रस्तुत रहती। एक बार आज भी प्रतीक पूछने की हिम्मत दिखा सपना के पास जाने लगा, लेकिन फिर से वही अशांति, वही कलह से बचने के लिए प्रतीक ने उसी भोजन को गर्म करके टेबल पर जाकर खाने लगा। 1 बजे के बाद तो ये खाना भी नसीब नहीं होगा। प्रतीक अच्छी तरह से जानता था कि बड़ी बहू सरोज की जैसी उसकी छोटी बहू सपना नहीं है। जब तक सरोज के पास रहती तब तक तो प्रतीक को कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। सरोज और प्रतीक की काफ़ी जमती है। सरोज बहू कम, बेटी का फर्ज ज़्यादा निभाती है। प्रतीक अपने छोटे बेटे बहू के पास आना तो नहीं चाहता है,
लेकिन बड़े बेटे आदित्य उन बेटों की तरह नहीं हैं जो ये कह सके कि पिताजी आप हमेशा के लिए यहाँ रह जाएं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी छोटी बहू फ़ोन पर अपनी सहेली के साथ, नहीं यार, इस बार किटी पार्टी का अरेंजमेंट किसी दूसरी की जगह पर कर लो, 4 दिन हुए हैं, ससुर महाशय आ धमके हैं, अब तो 2 महीने की छुट्टी हो गई मेरी। प्रतीक के कानों में ये आवाज़ पड़ रही थी खाते खाते। अब तो आंसू भी नहीं आते, मुश्किलों से गुजर के लिए बस निवाला ही भीतर जाता है। प्रतीक जानता था कि सपना उसके साथ क्या करना चाहती थी। इस जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए उसका रोज का ही एक नया ड्रामा चलता है, जिससे प्रतीक खुद से ही कह दे कि वो छोटे बेटे के पास नहीं रहेगा। ये बात उसने अपनी बड़ी बहू सरोज को बताया भी था। तब वो बड़ी ही शालीनता से ये कहती, पापा मैं भी यही चाहती हूँ कि आप यहीं रह जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आदित्य मान नहीं रहे। उनका कहना है कि दोनों भाई की जिम्मेदारी वो अकेले क्यों निभाएं, अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों से कैसी शिकायत। सही है कि एक माँ बाप 10 बच्चों को बिना झिझक के पाल पोस सकते हैं, लेकिन 10 बच्चों में किसी की हिम्मत ये कहने की नहीं होती कि माँ बाप बंटवारे में भाग नहीं होंगे, उन्हें अकेले मैं ही रखूँगा। जिस दोनों बच्चों को पालने के लिए माँ बाप दिन रात एक कर देते हैं, उसी पर एक दिन एक अकेला इंसान ही बोझ हो जाता है। कुछ पुरानी यादों के साथ प्रतीक की नज़र फिर से अपने प्लेट पर पड़ती है, जिसे देख पूर्णिमा के साथ बिताए कुछ पल याद आने लगे। प्रतीक को शुरू से ही टेबल पर अकेले खाने की आदत नहीं थी। जब दुल्हन बन पूर्णिमा आई थी, तब भी पूर्णिमा प्रतीक को भोजन देकर उसके पास खड़ी रहती और उनके खाने के बाद उसी प्लेट में ही खाती थी। तब एक दिन पूर्णिमा के हाथ को पकड़ प्रतीक ने ही टेबल पर अपने पास बिठाया था। प्रतीक, पूर्णिमा मेरे साथ बैठकर मेरे साथ खाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं अकेले ही बैठकर खाता रहूं। पूर्णिमा, आप अकेले कहाँ होते हैं जी, मैं रहती तो हूँ आपके पीछे। प्रतीक, मेरे पीछे नहीं पूर्णिमा, मेरे साथ रहो, अब रोज़ मेरे साथ बैठना, वरना मैं नहीं खाऊंगा। पूर्णिमा, क्या जी, लोग समाज क्या कहेगा। माँ कहती थी कि पति के चरणों में ही हमारा स्थान होता है। प्रतीक, तुम किस ज़माने की बात करती हो पूर्णिमा, मैं नहीं चाहता हूँ पूर्णिमा कि तुम मेरे पीछे रहो, बराबर भी तो साथ चल सकते हैं ना। पूर्णिमा, आप मुझे दूसरी औरतों की तरह क्यों नहीं चलने देते। पहले सिर से घूंघट हटवाया, उसकी वजह से घर में कितनी कलह भी हुई। मुझे हर चीज़ की साझेदार बनाते हैं, जो घर में किसी को भी पसंद नहीं। प्रतीक, सब पुराने ख्यालात के हैं घर में, इसी वजह से उन्हें ये एडजस्ट नहीं करने में परेशानी हो रही है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारे साथ तो मैं हमेशा से हूँ। फिर कुछ सोच कर प्रतीक, पूर्णिमा, जानता हूँ मैंने शादी की पहली रात अनजाने में ही ये कहकर दिल दुखा दिया था कि मेरे दिल में सिर्फ आती है। एक औरत के लिए ये सुनना आसान नहीं है, फिर भी तुमने अपना मनोबल नहीं खोया और अपना एक स्थान बनाया मेरे दिल में। उस बात की शर्मिंदगी आज भी होती है मुझे। पूर्णिमा, मैं हमेशा से चाहता था कि आरती को सब सुख दूंगा, आरती ना सही, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, अब तो ये सुख मुझे देने दो। हम दोनों प्यार से अपनी गृहस्थी का सुख भोग करेंगे। पूर्णिमा, एक बात पूछूं। प्रतीक, हाँ पूछो पूर्णिमा। पूर्णिमा, कभी आरती का ख्याल नहीं आता अब मन में। प्रतीक, इस सवाल का कोई वजूद नहीं है अब, बस इतना चाहता हूँ कि आरती को उसकी हर खुशी मिले। प्रतीक पूर्णिमा के सीने पर अपना सिर रख, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जी, जो आप मुझे मिले। बदले में प्रतीक की जुबान खामोश थी। वर्तमान में अपनी प्लेट पर भोजन को देख कुछ सोचने पर विवश हो गए प्रतीक। आज पूर्णिमा को गए कई साल बीत गए, अब अकेले इस जीवन में अकेले तन्हा चलना प्रतीक को चुभ रहा था। अकेले रहने की सज़ा हमको मिली, मंजिल वहीं, रास्ते बदलती मिली, खुशी का पल साथ छोड़ती दिखी, अकेलेपन से शिकायत भरपूर मिली, तन्हा का साथ जिंदगी भर मिली। तेरे ख्याल भी बंद आंखें लौटती दिखी, उम्र ढलने के साथ जुबान अटकते दिखी, हालातों के सिखाने पर शब्द छूटते दिखी।
इतना तनहा बना दिया इस लम्हा ने। मौत का इंतजार अब लंबी दिखी। मुझे मन से प्लेट को उठाकर रसोई के सिंक में रख हाथ मुँह धोकर प्रतीक अपने कमरे में चला गया। इतनी गर्मी थी, उस पर सीलिंग फैन पूरी राहत देती कहाँ है। कई बार अपने छोटे बेटे करण को कह चुका है कि एक मिस्त्री भेज दे, वो खुद ही मरम्मत के पैसे भी दे देंगे, लेकिन करण को फुर्सत कहाँ है। तभी कुलकर्णी जी का फ़ोन दिए। क्या बात है कुलकर्णी जी, सब खैरियत तो है ना? कुलकर्णी जी, कहाँ जनाब, क्या ठीक होगा? प्रतीक, कुलकर्णी जी ज़रा ठंडे मिजाज में रहने की कोशिश करिए, ऐसे ही आपका बीपी हाई रहता है। कुलकर्णी, आप ठंडे मिजाज में रहने की बात करते हैं, आपको पता भी है क्या कि बच्चे कितने फिजूल खर्ची करते हैं? मेरा तो ये सब देख दिमाग ही टनटना जाता है। प्रतीक, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप इस जगह से खुद को निकालिए, नहीं तो आपका बीपी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जो बात आपके बस में है ही नहीं, उस बात से क्यों खुद को परेशान करते हैं? कुलकर्णी, डर लगता है दुबे जी, कहीं इनकी फिजूल खर्ची इनके भविष्य को ना बिगाड़ दे। कुलकर्णी जी, अभी वो बच्चे हैं, उतनी गहराई तक सोचते नहीं हैं। अगर आप रोक टोक करेंगे तो घर में फिर लड़ाई हो जाएगी। कुलकर्णी, इसी वजह से मैं वृद्धा आश्रम जाना चाहता हूँ। घर में अब कोई इज्जत बची ही कहाँ है। ये सुन प्रतीक चुप रह जाते हैं। ये बात तो कुलकर्णी जी ने सही कहा है कि अब इस उम्र में इज्जत तो कुछ बचती नहीं, ना कोई सुनने वाला रहा। हाँ, सुनाने वाले ज़रूर मिल जाते हैं। उस पर से बढ़ती उम्र में अपने ही शरीर का साथ छोड़ देना। जब शरीर साथ थी तो पत्नी और बच्चों का भविष्य तय करने पर सारी ज़िंदगी बीत गई। एक एक पैसा पूर्णिमा ने हिसाब से बचाया, इस आस में कि बच्चे पर कभी कोई कमी का एहसास ना हो। और यही बच्चे, अब ये सोचकर प्रतीक ने एक गहरी सांस ले ली। लेकिन प्रतीक हमेशा कहते रहे पूर्णिमा से कि पूर्णिमा, कभी खुद के बारे में भी सोच लो, कभी खुद के पीछे भी खर्चे किया करो। अपनी बड़ी सी चोटी को हाथों में गूंथते हुए कहती, हम दोनों का क्या है जी, आपकी पेंशन से ही चल जाएगा। आज ये बच्चे को हम संभाल रहे हैं, एक दिन वो हमें संभालेंगी। कह दे रही हूँ, तब सिर्फ आराम और खर्चे ही करूँगी और अपने पोते पोतियों के पीछे। तब देखना मैं अपने पोतों पोतियों के साथ कितना बन ठन कर चलूँगी। क्यों जी, आदित्य और करण की बहू लाने की जिम्मेदारी आप मुझ पर देना। ऐसी बहू लाऊंगी जो मेरे इस घर को मेरे साथ मिलकर स्वर्ग बना दे। ये सोचते हुए प्रतीक की आंखों में आज भी आंसू आ गए। जिस बच्चों पर वो इतना इतराना चाहती थी, वही बच्चों का व्यवहार उसे जीते जी मार डालता। कभी कभी तो ऊपर वाले की तरफ देख प्रतीक ये सोचने लगता है कि अच्छा ही हुआ ये सब भाग बंटवारा देखने से पहले ही पूर्णिमा चली गई, नहीं तो पूर्णिमा का मुरझाया चेहरा शायद प्रतीक को जीते जी तोड़ डालता। ये सब प्रतीक की एकाकीपन के साथ ही थे। कुछ मीठी बातें तो कुछ कड़वी हकीकत की यादें ही अब उसके साथ रहती थी। अपने जीवन का 35 साल तक पूर्णिमा ने उसका साथ दिया था, लेकिन लीवर की बीमारी ने पूर्णिमा को प्रतीक से बहुत दूर ले जाकर विदा कर दिया। सब पर ध्यान देते देते पूर्णिमा जैसे खुद को भूल ही चुकी थी। जीवन भर का साथ क्या, उसने तो प्रतीक का रिटायरमेंट भी नहीं देखा था। दोनों बेटों की बहू लाने की ख्वाहिश भी उसकी धरी रह गई। बस सरोज को ही देख पाई थी, ये भी उसकी पसंद नहीं थी। आदित्य की पहली चॉइस थी, उसके साथ कॉलेज में पढ़ी थी। ये देख एक दिन प्रतीक ने कहा भी था कि पूर्णिमा, तुम्हारे खोजने से पहले ही आदित्य ने तुम्हारी बहू खोज लिया। इस पर वो खुश होते हुए, आप भी किस ज़माने की बात कर रहे हैं जी, अभी कौन माँ बाप की पसंद का इंतज़ार करता है। हमारी सरोज देखना समझदार होगी। हर बात को पूर्णिमा अपने तरीके से लेकर खुश होने का बहाना ढूंढ ही लेती। उसकी ये बात सत्य साबित हुई। सरोज सच में समझदार बहू निकली, लेकिन छोटी बहू सपना। ये सोच फिर से प्रतीक ने एक गहरी सांस लेते हुए छोड़ने लगे। अब उनका ध्यान आरती की तरफ गया और
फ़ोन पर फिर से लैंडलाइन डायल करने लगे। कुछ देर में आरती आई फ़ोन से। हेलो प्रतीक। हेलो आरती। आज इस समय फ़ोन करने की वजह एकाकीपन आरती, तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। आरती, यही साथी है प्रतीक अब हमारा। प्रतीक, क्या अब कुछ नहीं हो सकता? आरती, क्या नहीं हो सकता? प्रतीक, यही कि हम साथ रहें, इससे ये एकाकीपन काटने को नहीं दौड़ेगा। आरती, ये तुम कैसी बात कर रहे हो प्रतीक? प्रतीक, बस अब अकेले नहीं रहना चाहता हूँ आरती, बात करने को तरसता हूँ। कोई नहीं है जिसके पास बैठकर बात कर सकूँ। आरती, समझती हूँ प्रतीक, ये दौर इस उम्र में आना लाजमी है, लेकिन जितना दूर भागोगी ये तुम्हें जीने नहीं देगा। उससे अच्छा तुम वक्त काटने का एक जरिया बना लो किसी को, तब देखना ये वक्त कट जाएगा जैसे मैंने बना लिया है पेड़ पौधों के साथ। प्रतीक, आरती, क्या तुम्हारा मन नहीं करता उड़ने को? हर वक्त क्यों वक्त के हाथों खुद को ढाल लेती हो? कितना अच्छा तुम लिखती थी, ये सब भी बंद कर दिया। क्यों खुद के अनुसार नहीं जीती तुम? आरती, अब जीना चाहती थी, जब जीना चाहती थी तब सब छीन लिया गया मुझसे, तो इस बुढ़ापे में क्या जीना? अब तो रोज़ मौत का इंतज़ार में हूँ। ये कहकर आरती ने फ़ोन काट दिया और अपने कमरे में आकर सिर पर हाथ रख आंख बंद करते हुए कुछ सोचने लगी उस इम्तिहान के बारे में जिसे उसने चुकाया था सबकी खुशी के लिए। प्रतीक से विदा होने के बाद सबकी खुशी को मद्देनज़र रखते हुए आरती ने विशाल को ही अपना सब कुछ माना। विशाल उसकी पसंद नहीं था और ना ही उसने उसे शादी के पहले देखा था। घर वालों ने जो सोचा है वही बेहतर होगा उसके लिए, ये वो अच्छी तरह से जानती थी। भारतीय संस्कृति के हिसाब को अपनाते हुए आरती प्रतीक को पीछे छोड़ आई थी, लेकिन प्रतीक की तरह उसका जीवन आसान नहीं था। हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ा। आरती सुंदर थी, लेकिन उसका घमंड उसे छूता तक नहीं था। लेकिन विशाल सरकारी कर्मचारी था, जिसका रौब अक्सर वो आरती पर झाड़ता था। जिस सेज से एक नई जिंदगी शुरू होती है, उसी सेज से आरती के इम्तिहान शुरू हो रहे थे, धैर्य और संयम के। तब इस मासूम को नहीं पता था कि हर घड़ी उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस साथ के लिए उसने प्रतीक का साथ छोड़ दिया, वो साथ तो कभी चला ही नहीं, क्योंकि साथ रहते हुए भी वो साथी न बन पाया। दर्द तो दिया पर हमदर्द न बन पाया। सेज पर आरती दुल्हन बन विशाल का वेट कर रही थी। विशाल उसके पास आकर उसे घूंघट की आड़ में देखते हुए, देखो, मैं पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे लिए प्राथमिकता मेरी फैमिली है, उससे बढ़कर मैं किसी को नहीं मानता। आरती, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। विशाल, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आरती ये सुन चुप हो जाती है। घूंघट के पीछे से उसे विशाल का चेहरा दिख रहा था, जिसे देख वो समझ गई कि उसके बीच में बोलना विशाल को ठीक नहीं लगा। विशाल, तुम्हें भी यही करना होगा अपनी ज़िंदगी में। मुझे और मेरे परिवार को ही प्राथमिकता देनी होगी। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि तुम सुंदर हो या बदसूरत। मेरी माँ बाबूजी पसंद हो, उन्हें कभी ये ना लगे कि तुम उनकी भूल बन चुकी हो। तुम खुश रहो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इस बात को जितना जल्दी अपना लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आरती चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कुछ कहे कि नहीं। कुछ कहने से विशाल फिर से गुस्सा हो जाए। कुछ देर पहले एक तो विशाल की बात से सहमत थी, लेकिन विशाल की एक कही बात उसे परेशान कर गई। वो समझ चुकी थी कि विशाल एक अच्छा बेटा साबित हो सकता है, लेकिन एक अच्छा पति नहीं। आरती पूछना चाहती थी कि मेरी खुशी उसके लिए मायने नहीं रखती तो मेरी खुशी कौन ढूंढेगा, लेकिन ये सवाल घूंघट के आड़ में ही छुप कर रह गए। कुछ देर में विशाल ने उस सेज का मान रखते हुए, एक पति का एहसान मानते हुए आरती के साथ वही करने लगा जो एक पति पत्नी के बीच की डोर है। लेकिन ये डोर आज ही आरती की तरफ से ढीली होने लगी।
जिस्म साथ तो था लेकिन आत्मा का मिलन ना हो सका। दूसरे दिन से आरती की गृहस्थी शुरू हो गई। सुबह से शाम बीत जाती विशाल के घर को एक मंदिर बनाने के लिए, लेकिन उसकी मेहनत कभी सफल हुई ही नहीं। विशाल के चेहरे पर अपने लिए एक मुस्कान देखने के लिए दिन रात एक करती गई, लेकिन जब रात को विशाल घर आती तो आरती उनका चेहरा देख समझ जाती कि आज भी कुछ कमी रह गई है। उसकी तरफ से दूसरी सुबह फिर एक उम्मीद में कटने लगी। उसे आज भी वो दिन याद है। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी और वो विशाल के आने से पहले खाना खाकर दवा लेकर सो चुकी थी। उस दिन विशाल ने खाना नहीं खाया था। सुबह उठने पर आरती, जी आपका खाना लगा दिया है। विशाल, एक काम करो, खुद ही खाकर सो जाओ। आरती समझ गई थी कि विशाल कल रात की बात से नाराज़ है। आरती, जी दवा की असर की वजह से शायद कल मेरी आँख लग गई थी। विशाल, आँख लग गई थी तो अब क्यों उठी? माँ है ना घर में काम करने के लिए। आरती, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं सोई थी जी, सच में मेरी आँख लग गई थी। विशाल, देखो आरती, एक काम करो, तुम आराम ही कर लिया करो। हर 2 दिन में तुम्हारी तबीयत जो बिगड़ने लगी है। घर का काम तो होता नहीं है, दिन रात डायरी में बस लिखती रहती हो। आरती, जी कभी कभी ही समय होता है तो थोड़ा लिख लेती हूँ। विशाल, जानती तो हो ना, ये शेरो शायरी एक शौक कौन रखते हैं? तुम्हारे खानदान में कोई तो ऐसा नहीं है, तो तुम क्यों? आरती, लेकिन लिखने में बुराई क्या है? विशाल, ये चोचले इस घर से दूर ही रहें तो अच्छे हैं। ये कहकर विशाल जोर से दरवाजे को धक्का मारते हुए निकल जाता है। आज भी आरती के दिल का एक हिस्सा बुझ गया था। ऐसे ही ना जाने हर रोज़ उसका तिल तिल जलता रहता और आरती बुझने लगी। यह एकाकीपन आरती की आज की साथी नहीं है। जब किसी से मन की बात ना हो, वो भी भीड़ में रहकर भी अकेला ही रह जाता है। आरती के ना जाने कितने गम उसके घूंघट के आड़ में छुपते चले गई। घूंघट में छुपी मुस्कान अधूरी सी लगती है। दिल का दर्द दिल के ही करीब सा लगता है। सुनहरे सपने कागज़ से टूटती सी लगती है। खैरियत अगर पूछ लो तो ये जहर सी लगती है। तहजीब का बोझ उठा हौले से मुस्कुराती है। हया के दुपट्टे में ज़रूरतें अपनी छुपा लेती है। आँखों से सपने झलकते नहीं हैं उसके। दर्द को बड़ी नाजों से संभाल मरोड़ लेती है। पर्दों में रहने वाली उम्मीद से जुड़ी होती है। जहन में पल रही उम्मीदों को ही अक्सर घायल होती दिखती है। दूसरे दिन भी प्रतीक अपने घर की सब्जी सपना के हाथों में देते हुए, सपना ये पैसे बचे हैं। सपना, पैसे देख, आज इतने कम। प्रतीक, सब्जी मंडी में बाज़ार आज बहुत ही महंगी थी, सब डबल दाम देकर आया हूँ। सपना कुछ कहती उससे पहले ही प्रतीक अपने कमरे में जाकर अलमारी से अपना एटीएम कार्ड निकालता है। सपना से छुपाते हुए वो बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद प्रतीक आरती के आश्रम पहुँचता है। प्रतीक को देख आरती भी खुश हो जाती है। प्रतीक आरती के सामने आकर, चलो। आरती, कहाँ? प्रतीक, मैंने बात कर ली है, तुम्हें बाहर ले जाने की अनुमति मिल चुकी है। ये सुन आरती, प्रतीक, लेकिन जाएंगी कहाँ? प्रतीक, कहीं भी। आरती, ठीक है, कुछ देर बैठो। प्रतीक, लेकिन क्यों? आरती, तुम उस पेड़ के नीचे बैठो तो सही, फिर बताती हूँ। और आरती मुस्कुराती हुई भीतर चली गई। प्रतीक बाहर पेड़ की छैया में बैठकर वेट करने लगा। कुछ देर में एक टिफ़िन को हाथों में लाती हुई आरती दिखी। ये देखकर ही प्रतीक समझ गया कि उस टिफ़िन में क्या हो सकता है। आरती की पहले की ही वो दही बड़ी। आरती मुस्कुराते ही, हाँ, अब भी याद है तुम्हें? प्रतीक, तुम्हें भी तो याद है, इसलिए तो तुम ये पहले की तरह बनाकर लाई हो। आरती बैठते हुए, याद है, कितने चाव से तुम खाते थे। प्रतीक, कैसे भूल सकता हूँ आरती, तुम जानती थी कि ये मुझे बहुत पसंद है और तुम अक्सर लाती थी ये बनाकर। आरती टिफ़िन खोलते हुए प्रतीक के हाथों में देकर, लो खा लो। प्रतीक वर्षों बाद किसी को अपने पास बैठकर प्यार से खिलाते देख भावुक होने लगा। ये देख, क्या हुआ प्रतीक? प्रतीक,
पूर्णिमा के जाने के बाद कभी किसी ने इतने प्यार से बिठाकर खिलाया नहीं। आरती, अच्छा आप खाकर बताओ कैसा बना है। प्रतीक एक चम्मच से काट कर खाते हुए, वही टेस्ट आरती जो पहले हुआ करता था, बिल्कुल नहीं बदला। और फिर हमेशा की तरह प्रतीक ने एक चम्मच से काट कर आरती के मुंह के पास ले जाकर, लो तुम भी खाओ, क्योंकि अब तक तुम भी खाई नहीं होगी। आरती, तुम्हें ना देकर कैसे खाती। प्रतीक, जानता हूँ, लो अब इसे खाओ। प्रतीक, आरती, नहीं प्रतीक तुम खाओ, मैं बाद में खा लूँगी। प्रतीक, पहले तो मना नहीं करती थी आरती मेरे हाथों से खाने के लिए, मेरी मुँह ताकती थी, तो आज क्यों नहीं। ये सुन आरती की आँख भर आती है, क्योंकि विशाल ने कभी अपने हाथों से एक निवाला तक नहीं खिलाया था। आरती को चुप देख प्रतीक, लो आरती मेरे हाथों से खा लो। आरती अपने आसपास नज़र दौड़ाई, नहीं प्रतीक, पहले की बात और थी, अब सब क्या कहेंगे ये देखकर। प्रतीक, फिर वही सब अब भी हैं हम दोनों के बीच। आरती, तुम समझती क्यों नहीं। प्रतीक, नहीं समझना चाहता, तुम खाओगी कि नहीं ये बताओ, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। आरती, अब भी जिद कम नहीं हुई तुम्हारी। प्रतीक, प्रतीक, ये कम अब होगी भी नहीं। ये कहकर प्रतीक आरती को अपने हाथों से दही बड़े खिलाते हैं। प्रतीक को इतने प्यार से अपने हाथों से निवाला खिलाते हुए देख आरती की आंख भर आई। आरती की भरी हुई आंख को देख प्रतीक, इन आंखों में आंसू आने की वजह जान सकता हूँ। आरती, बस पुरानी बातों से आ गई। प्रतीक, आरती, तुम खुश तो थी ना अपने पति के साथ। आरती, हाँ बहुत। प्रतीक, तो तुम्हारी आंखें झूठी गवाही क्यों दे रही हैं। आरती, नहीं प्रतीक, ऐसा नहीं है, कभी कभी आँख भी धोखा दे जाती है। प्रतीक, आरती मैं हमेशा से चाहता था कि तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। आरती, बहुत खुश थी मैं प्रतीक। प्रतीक, इतनी खुश थी कि आंखें गवाही भी नहीं दे पा रही हैं। आरती, ऐसी बात नहीं है प्रतीक, जो था वही मेरी दुनिया थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। प्रतीक, खैर छोड़ो। ये कहकर प्रतीक मज़े से दही बड़े खाते हुए आरती को भी खिलाता है। दोनों अक्सर पहले यही करते थे। आरती प्रतीक की फेवरेट डिश बना कर लाती और एकांत किसी जगह पर दोनों बैठकर खाते। प्रतीक खुद भी खाता और आरती को भी खिलाता, लेकिन विशाल ने कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं किया, कभी अपने पास बिठाया तक नहीं। आरती हर मोड़ पर प्रतीक को याद करती रही, क्योंकि कुछ वर्षों के साथ में ही प्रतीक ने आरती को जीने की खुशी दे चुका था, जो याद बनकर आरती के साथ हमेशा से ही रही। कहते हैं ना, एक शख्स जीवन में ऐसा होता है जिसे ना तो हम अपने जीवन में जगह दे सकते हैं और ना ही उसे फेंक सकते हैं, बस दिल के एक स्टोर रूम पर किसी कोने पर पड़ा रहता है। आरती और प्रतीक के साथ भी यही हुआ था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक जगह खाली थी, जो कभी भर ही नहीं पाई। जीवन में दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन कभी भी दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं हुआ। आज वर्षों बाद दोनों उस वक्त को जी रहे थे जो कभी पीछे छोड़ आए थे। दही बड़े खाकर प्रतीक अपने हाथों के बैग से एक पैकेट को निकाल आरती को देती हुई, आरती ये तुम्हारे लिए। उस पैकेट को देख आरती, ये क्या है प्रतीक। प्रतीक, तुम्हारे लिए मोबाइल। आरती, लेकिन क्यों। प्रतीक, तुमसे बात करने के लिए। आरती, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी प्रतीक। प्रतीक, मुझे थी इसकी ज़रूरत। अच्छा नहीं लगता था तुम्हें ऑफिस घर में बुलाकर तुमसे बात करना। अब मैं निश्चिंत होकर तुमसे बात कर सकता हूँ, और हाँ, इसमें नंबर भी है। ये कहकर प्रतीक अपने मोबाइल से उस नए फ़ोन पर कॉल करता है। आरती को देख प्रतीक, ये मेरा नंबर है आरती, जब मर्जी कॉल कर सकती हो। आरती मोबाइल हाथों में लेती है, जिसे देख प्रतीक, हिचकिचाओ नहीं आरती, तुम्हें या मुझे अब कॉल करने के लिए समय या किसी और पर मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। प्रतीक ये बोल फिर उसकी तरफ देख, आरती चलो अब। आरती, लेकिन जाएंगी कहाँ प्रतीक। प्रतीक, चलो रास्ते पर बताता हूँ। आरती प्रतीक के कहे अनुसार उठकर जाने लगी। प्रतीक उसे इशारे से मोबाइल रखने को कहता है। आरती भीतर जाकर
अपने साथ एक बैग लाती है जिसमें मोबाइल रख प्रतीक के साथ जाने लगती है। प्रतीक रास्ते पर निकलकर एक ऑटो रिक्शा बुलाता है। दोनों निकल जाते हैं घूमने। बच्चों की तरह दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। कभी रास्ता पार करते समय दोनों एक दूसरे को महफूज रखने के लिए हाथ पकड़ते, तो कभी आरती को ठोकर न लग जाए ये ध्यान में रखते हुए प्रतीक आरती को संभालते। इतने वर्षों बाद दोनों खुली हवा में सांस ले रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। दोनों ही एक पार्क में आए थे जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ महिलाएं जो उन बच्चों की माएँ थीं अपने हम उम्र महिलाओं के साथ गॉसिप कर रही थी। इन सबको देखते हुए आरती और प्रतीक दोनों ही एक चेम्बर पर बैठते हैं, एक बेंच पर बैठते हैं। आरती को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। आइसक्रीम पार्लर में जाकर प्रतीक आरती के लिए आइसक्रीम खरीदता है, जिसे देख आरती आसपास देख प्रतीक को ऐसा करने से मना करती है। प्रतीक, आरती तुम्हें तो आइसक्रीम पसंद है ना? आरती आसपास देखकर, अब नहीं है। प्रतीक, जान सकता हूँ कि क्यों नहीं है? आरती, प्रतीक क्या जिद लेकर बैठे हो? उम्र देखो हमारी। प्रतीक, अब उम्र की दीवारों को मैं हम दोनों के बीच आने नहीं दूंगा। आरती, जो पसंद है अब करो उसको। बहुत हो गया, बहुत चल चुकी हो सबके हिसाब से। अब बस वही करो जो तुम्हें पसंद है। ऐसा कह प्रतीक आइसक्रीम खरीदता है। आरती आसपास लोगों को देख शर्माती जरूर है, लेकिन प्रतीक के हौसलों को देख उसकी भी हिम्मत जग उठी थी। प्रतीक का आइसक्रीम खाते हुए चश्मों की आड़ से आरती को देखना आरती को अब भी यौवन की याद दिला रहा था। उसका यूं मुस्कुराना आरती को अब भी लाज से ढक रहा था। पार्क में कई बच्चे खेल रहे थे, जिसे देख प्रतीक भी उठकर एक जवान युवक की तरह खेलने लगा। खेलते हुए भी चश्मे को नाक पर रखकर आड़ी तिरछी नज़रों से आरती को देखने लगा। आरती भी उसकी नज़रों को देख शर्माने लगी। कुछ देर खेलने के बाद ही प्रतीक हाँफने लगा और आरती की बगल में आकर बैठ गया, जिसे देख आरती, तुम शायद अपनी उम्र भूल रहे हो प्रतीक। प्रतीक, क्या करूं आरती, आज फिर से दिल जवान होना चाहता हूँ। वो दिन जो बीत चुके हैं उसे ठहर जाने दो। कितना अच्छा वक्त था एक दूसरे के साथ कभी बिताया था। आरती, याद है ना? आज भी उस पल को सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम्हारा शर्माना, तुम्हारा लजाना, मेरे कंधे पर तुम्हारे सिर को रखना और हाथों में हाथ डालकर घंटों बात करना, आज भी जीने को मन करता है। सही तो कह रहा है प्रतीक। आज भी उसकी नज़रें ऐसे देखती हैं आरती को जैसे अभी तक वो 50 पार ही ना किया हो। वहीं शरारती अंदाज जो उम्र की दहलीज पार कर भी वहीं टिकी हुई है। आज भी उसकी नज़रें वैसे ही घायल कर रही हैं जैसे पहले कहती थी। आज भी उसकी आवाज़ कानों में मधुर गुंजन कर रही हैं। तभी एक बच्चे ने प्रतीक और आरती के सामने आकर, दादाजी ये गजरे ले लो, दादी जी को अच्छा लगेगा। प्रतीक और आरती एक दूसरे को देखने लगी। प्रतीक मुस्कुराते हुए गजरा खरीदने लगा। आरती मना नहीं कर पाई। बच्चे के जाने के बाद, लीजिए दादी जी, ये गजरा आप पर अच्छा लगेगा। आरती और प्रतीक जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। प्रतीक, आरती ये गजरा लगा लो। आरती, प्रतीक बस करो, सब देख रहे हैं हमें। प्रतीक हंसते हुए, अब जब दादी जी बनी ही गई हो तो ये गजरा मैं ही लगा देता हूँ। ये कहकर प्रतीक अपनी चुलबुली नज़रों से देखते हुए आरती को गजरा लगाता है। आरती को भी अच्छा लगने लगा प्रतीक का यूँ उसके प्रति व्यवहार देखकर और मुस्कुराते हुए शर्माने लगी। तुमने आज भी मुझे 50 का होने ना दिया। आज भी तुम्हें सुन सकती हूँ, आज भी तुम्हारे साथ गुनगुना सकती हूँ। आरती अपने बालों में सजे गजरे को हाथों से सहलाते हुए प्रतीक को देख रही थी और प्रतीक उसे निहार रहा था। उसकी इस अदा से आज भी आरती का दिल उसी तरह धड़क रहा था जैसे वर्षों पहले धड़का करता था। आज प्रतीक की आंखों में प्यार और अपने लिए इज्जत देख उसकी आंखें भरने लगी, क्योंकि यही इज्जत और प्यार विशाल की आंखों में हमेशा खोजा करती थी आरती। लेकिन कभी उसे ये ना तो दिखा और ना ही मिला, जिसे देख प्रतीक, क्या हुआ आरती, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों?
अब ये मत कहना कि धूल चली गई थी। आरती उसकी बात सुनकर आंसू भरी आंखों को पूछ हंसते हुए बस खुशी से छलक पड़े। प्रतीक झूठ। आरती क्यों? प्रतीक क्योंकि तुम मेरी आंखों में कुछ खोज रही थी सोचते हुए। आरती अच्छा, इतना नोटिस करते हो, मुझे ये पता नहीं था। प्रतीक हमारा प्यार सच्चा था आरती, शायद इसीलिए हम फिर मिले हैं। बताओ ना क्या ढूंढ रही थी? आरती अपनी ज़िंदगी की कड़वी हकीकत को छुपाते हुए एक बात पूछो प्रतीक। हाँ पूछो। मैं जब भी पहले मायके जाती थी तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर घर आते थे, कहीं मुझे देखने तो नहीं आती थी। प्रतीक ये बात पहले भी जानती थी कि उसे आज समझ रही हो। आरती पहले भी समझती थी। प्रतीक तो कभी हाल चाल क्यों नहीं पूछा? मुझे देख छुप क्यों जाती थी? आरती तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत जो नहीं थी। प्रतीक तुम तो आज भी नजरें चुराती हो आरती, सच कहूँ तो तुमने मुझे खुद के लिए कभी समय निकाला ही नहीं। आरती प्रतीक की बातों को ध्यान से सुन रही थी। प्रतीक अब ऐसा नहीं होगा आरती, जो तुम्हें पसंद है वही होगा, जो मुझे पसंद है वही होगा। अब हम सिर्फ एक दूसरे के लिए जिएंगे। आरती प्रतीक बच्चे क्या कहेंगे? प्रतीक उसकी तरफ देख किस बच्चे की बात कर रही हो आरती? तुम्हारा इकलौता बेटा तुम्हारी खोज नहीं रखता है। मेरे 2 बच्चे मुझे महीनों में बांट रहे हैं, तुम उनकी सोच रही हो। आरती बात को घुमाते हुए प्रतीक बातें ही करोगी कि कुछ खिलाओगी भी? प्रतीक इस बात पर हंसते हुए उठते हैं। चलो कुछ खा लेते हैं। दोनों ही धीरे धीरे कदमों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर खाने का ऑर्डर देने लगे। दोपहर के 3 बज चुके थे। प्रतीक उसे वृद्धाश्रम में देते हुए खुद घर चला गया। सपना उसे इस समय घर आते देख कुछ बोलती उससे पहले ही प्रतीक अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी इस हरकत से सपना आग बबूला हो गई। उसे तो लगा कि प्रतीक किचन में जाकर भोजन के लिए पूछेगा, लेकिन प्रतीक ने ना तो कोई सवाल किया और ना ही कुछ बताया उसे कि इतनी देर से आने की वजह क्या है। इधर जहाँ उसकी ज़िंदगी का आज एक दिन खास दिन बन चुका था, वहीं आरती भी आज खुश थी। आज भी प्रतीक की चाहत देख ये सोचने पर विवश हो गई कि उसकी चाहत को ठुकरा कर उसने ज़िंदगी की कितनी बड़ी भूल की थी। आज भी वही चाहत जो कभी वो छोड़ निकल चुकी थी, उसके दिल में आज भी वही चाहत जिंदा है। दूसरे दिन प्रतीक ठीक समय पर फिर पहुंच गया और उसे बाहर चलने को कहा, लेकिन आज उसकी बात का मान रखते हुए आरती एक बार में ही तैयार हो गई। ये देख प्रतीक, मेरी गुमनामी की वजह तुम थी, वरना ज़िंदगी के दौड़ में हम भी शामिल थे। प्रतीक की नाटकीय ढंग देखकर, अरे तुम कब से ये शायरी वायरी करने लगे? प्रतीक क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? आरती नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें तो ये पसंद नहीं था ना? प्रतीक जब से तुम शायरी सुनाना बंद की हो तब से मेरी ये आदत बन चुकी है। आरती प्रतीक तुम्हें याद है जब मैं बोलती थी तब तुम्हें ये बकवास लगता था? प्रतीक लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी याद ही मेरा साथ बनकर रह गई। दोनों ही अब खामोश होते हुए एक शांत वातावरण में जाकर बैठ गए, जहाँ सिर्फ पक्षियों का चहकना, झरनों का अपने स्वभाव में बहना, दोनों ही इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर कुछ पल को खो से गए थे। कुछ देर बाद उठकर प्रतीक बहुत सारी सेल्फी लेता है अपने संग आरती का, जिसे देख लजा जाती है आरती। अचानक ही इतने सुंदर दृश्य को देखकर प्रतीक आरती कहकर चिल्लाता है। उसे ऐसा करते देख आरती, प्रतीक कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? प्रतीक क्यों, देखा नहीं क्या इस वातावरण में तुम्हारा नाम कितना सुंदर लग रहा है? प्रतीक आरती आज मेरे लिए शायरी कहो ना। आरती मैंने शायरी छोड़ दिया प्रतीक, मेरे इस बोल पर बस तुम थे। जब उससे ही दूर हो गई तो शायरी किसके लिए लिखूं? हाँ कभी कभी याद दर्द बनकर उभरती थी, लेकिन विशाल को ये दर्द भी रास नहीं आया। प्रतीक हर बार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम खुश नहीं थी? आरती मैं खुश थी प्रतीक, मुझे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये कहकर आरती नजरें फेर लेती है। दोनों ही घंटों एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, फिर बाहर खाना खाते हैं और अपनी अपनी जगह फिर लौट जाते हैं। दूर होकर भी घंटों फ़ोन पर कुछ पुरानी और कुछ वर्तमान की बातों को याद करते हैं। अब रोज़ ही ये होने लगा। आरती को लेने प्रतीक आता, दोनों घंटों साथ रहती और सही समय पर आरती को छोड़ प्रतीक घर की तरफ निकल जाती। अब तो वृद्धा आश्रम में भी कानाफूसी होने लगी। कई लोगों को ये खटकने लगा तो कईयों ने आरती का साथ देते हुए उससे मजाक भी करने लगी। 1 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। उधर सपना भी प्रतीक के चाल चलन से परिचित हो रही थी। एक दिन प्रतीक फिर से आरती से पूछ बैठा, आरती, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आरती को प्रतीक से ये उम्मीद नहीं थी। प्रतीक के सवाल ने उसे असमंजस में डाल दिया। आरती को चुप देख, आरती कुछ कहो ना, चुप क्यों हो? आरती, मैं क्या बोलूं प्रतीक इस उम्र में? प्रतीक आरती का हाथ पकड़ते हुए, आरती, मैं पागल था, कल भी और आज भी। आज से नहीं, जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं पागल बनता फिरता रहता था। आरती, तुमने मेरे प्यार को छोड़ अपने माँ बाप के भरोसे को चुना। तब मैं खामोश था क्योंकि तुम्हारा मुझे छोड़ने की वजह मैंने सही माना था। तुम्हारा फैसला तब सही था, लेकिन अब नहीं। अब किस बंदिश को मानना चाहती हूँ? अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आरती, प्रतीक, तुम्हारी बेटी बहू क्या बोलेंगी? मैं अपने बेटे से नज़र कैसे मिलाऊंगी? प्रतीक, तुम किस नज़र की बात कर रही हो? तुम्हारी बेटी बहू ने तुम्हें यहाँ भेजकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं। तुम उससे नज़र मिलाने की सोच रही हो? ये तो सोचना चाहिए कि अब वो कैसे तुमसे नज़र मिलाएंगी तुम्हें यहाँ पहुँचाने के बाद। और रही मेरी बहू की बात, तो मैं अपना फैसला सुना आया हूँ अभी। आरती को चुप देखकर, अब कुछ सोचने पर समय मत गंवाओ आरती, कहीं बहुत देर ना हो जाए, ये कहकर प्रतीक चला जाता है। 2 दिन होने के बाद भी प्रतीक का ना तो कोई फ़ोन आता है और ना वो मिलने आता है। तब आरती उसे फ़ोन करती है, लेकिन उस फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। प्रतीक का यूँ उठकर चला जाना, जिसकी वजह से आरती भी उससे नाराज़ थी। इसी वजह से इन 2 दिनों में आरती ने फ़ोन नहीं किया था, लेकिन अब ये नाराज़गी फ़िक्र में तब्दील हो चुकी थी। वो लगातार उसे फ़ोन करने लगी, लेकिन उस फ़ोन का कोई जवाब नहीं आया। हिम्मत जुटाकर आरती उसके घर की तरफ रवाना होती है। डोरबेल बजाती ही एक सुंदर स्त्री दरवाज़ा खोलती है, जिसे देख आरती अनुमान लगा लेती है कि ये प्रतीक की छोटी बहू है। आरती को देख सपना को भी यकीन हो चला कि ये औरत आरती है। सपना आरती को घर के भीतर बुलाती है। आरती की नजरें प्रतीक को ढूंढने लगी, जिसे देख सपना, पापा जी नहीं हैं। आरती, कहाँ गए हैं? सपना, बड़े बेटे के पास। आरती, उनका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? सपना, क्योंकि उनका फ़ोन टूट चुका है। आरती, कैसे? सपना भौंहें ऊंची करती हुई, उनकी घिनौनी हरकत की वजह से उनके बेटे ने फ़ोन तोड़ दिया और उन्हें यहाँ से भेज दिया गया है। आरती, किस घिनौनी हरकत की बात कर रही हैं आप? सपना, वही जो आप दोनों इस उम्र में कहने जा रहे हैं। आरती, क्या कहा तुम सबने प्रतीक को? प्रतीक तो ठीक है ना? सपना, इस उम्र में क्या ये सब शोभा देता है पापा जी? पापा जी तो छी छी। आरती गुस्से से, छी छी कह रही हो? तुम्हें कभी खुद पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? तुम्हारा रवैया कैसा है प्रतीक के प्रति, ये मुझसे छुपा नहीं है। सपना, ओह, तो कल की मिली औरत से घर का माहौल तक भी नहीं छुपा है। आरती, कल की? मेरा और प्रतीक का कब से क्या रिश्ता है तुम कभी सोच भी नहीं पाओगी। प्रतीक और हम आज से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तब से जानते हैं हम एक दूसरे को जब तुमने जन्म भी नहीं लिया था। आज प्रतीक तुम सबके कारण विवश है। मार डाला है तुम सबने उस प्रतीक को जिसे मैं जानती थी। आज वर्षों बाद वो खुश है तो तुम सबको ये भी चुभ रहा है। मुझे प्रतीक का नंबर दो, बात करनी है उससे। सपना, आप इस तरह हमें इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। आरती, इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, जीवन का पाठ सिखा रही हूँ। जैसा बोओगी वैसा ही पाओगी। आज प्रतीक के एकाकीपन का जिम्मेदार तुम सब हो। पापा जी कहते तो हो, लेकिन कभी समझते नहीं, तरसते रह गए तुम सबसे बात करने को।
एक छत के नीचे रहकर भी सिर्फ दूरियां थी तुम सबके बीच। वो इंसान भी तुम सबके पास रहना चाहता था, तुम सबके साथ बैठकर हंसना चाहता था, लेकिन ये सब छीन लिया तुम सब ने। घर में रहकर भी बेसहारा छोड़ दिया उसे। सपना अब भी चुप सी खड़ी थी। आरती चिल्लाते हुई, मुझे नंबर दो उसका। सपना ने उसे बड़ी बहू का नंबर दिया। आप इस नंबर पर बात कर सकती हैं। नंबर लेकर आरती घर से निकलने के लिए बाहर निकलती है। तभी सपना, सरोज दी को अच्छा लगेगा अगर आपने फ़ोन किया तो। आरती पीछे मुड़कर, उसे पता है। सपना ये सुनकर, आप जानती हैं उन्हें? आरती, कभी किसी से मिली तो नहीं हूँ, लेकिन प्रतीक की बातों से सबको समझने जरूर लगी हूँ। सपना, सरोज दी चाहती हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। आरती, और तुम? सपना, पहले तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद यही चाहती हूँ कि आप एक हो जाएं। आरती उसे देखते हुए बाहर निकलकर आश्रम चली जाती हैं। आश्रम में आकर ही प्रतीक की बड़ी बहू सरोज को फ़ोन करती है। सरोज फ़ोन उठाते हुए, आरती, सरोज, प्रतीक को फ़ोन दो। सरोज खुशी से, आखिर आपका फ़ोन आ ही गया। आरती, सरोज, प्रतीक से बात करवाओ मेरी। सरोज, देती हूँ अभी। ये कहकर फ़ोन लेकर सरोज प्रतीक के पास जाकर, पापा, आरती आंटी का फ़ोन। प्रतीक ये सुनकर फ़ोन पर, आरती। आरती गुस्से से, तुम जा रहे हो और मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। प्रतीक, किस हक से बताता? मैं रहूं या ना रहूं तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो अभी भी दुनियादारी निभानी जो है। आरती, हर बात समझ जाती हो, ये बात नहीं समझ पाए कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर से आरती, लौट आओ प्रतीक। अब हम दोनों किसी दूसरे के सहारे की मोहताज नहीं रहेंगे। एक साथ अपने बनाए घर में समय गुजारेंगे। लौट आओ प्रतीक, अब मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। एक ऐसा घर बनाएंगे प्रतीक, जहाँ मेहमान आएंगे। हम खुद मेहमान के तौर पर किसी दूसरे के घर में नहीं रहेंगे। उम्र भर जिसे घर समझा, मेहमान बनकर रह गई वहाँ। आओ दोनों ख्वाहिशों का घरौंदा बनाएं, तिनकी यादों का एक बसेरा हम बनाएं। प्रतीक, आरती, तुम नहीं जानती ये कहकर तुमने कितनी खुशी दी हमें। आरती, मैं कल आ रहा हूँ। ये सुनकर आरती फ़ोन रख देती है। आज आखिर आरती ने हिम्मत जुटा ही लिया। कल से दोनों के ही जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। ना तो प्रतीक की आंखों में नींद थी और ना ही आरती की आंखों में। कभी कभी हद से ज़्यादा खुशी भी हमारा सब कुछ छीन लेती है। कल का सवेरा उग चुका था। रह रह कर आरती की नज़र प्रवेश द्वार पर जा रही थी। दिन बीत चुका था, रात ढल गई, लेकिन प्रतीक नहीं आया। रात को सरोज का फ़ोन देख आरती, प्रतीक, आज आए क्यों नहीं? सरोज, आपको आते आते बहुत देर हो चुकी है आंटी। पापा जी हम सबको छोड़ कर चले गए। आरती के हाथों से फ़ोन छूटकर बिखर जाता है। ना उसका कोई अस्तित्व बचा और ना आरती के नए घरौंदे की। कभी आरती ने प्रतीक का साथ छोड़ा था और आज प्रतीक ने दूरियां बना ली। दोनों के ही एक दूसरे के पास लौटते हुए देर हो चुकी थी। सब बिखर चुका था। सोनी आंखों के साथ आरती पहले की तरह पानी लेकर अपने पौधों के पास लौट गई। ख्वाबों की एक बस्ती थी जिसमें कभी अपनी भी एक हस्ती थी। हकीकत के शहर ने फिर रुला दिया। तेरे जाने के गम में हमको डुबो गया। गमों की बस्ती में तू ही एक सहारा था। यादों के काफिले में आज भी तेरा ही बसेरा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलती हूँ किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।